सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप इलेक्शन 2024 जो सिर्फ 21 दिन की दूरी पर हैं उसके हवाले से खुसूसी नशरियात हमने तरतीब दी है। वो न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और मेरा साथ देंगे सीनियर तज्जियाकार आमिर ज़िया साहब इस नशरियात का हिस्सा होंगे। जिस तरह से हम ये अभी हालात हाज़िरा पर अगर हम नज़रें दौड़ाएं तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम पार्टीज़ जो हैं वो इलेक्शन कैंपेन करती हुई दिखाई दे रही हैं। सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी हमें एक्टिव दिखाई दे रही है। आज भी बिलावल सिंध में थे, सांगढ़ में, बदीन में, मुख्तलिफ मकामात पर उन्होंने जलसा भी किया, कारकुनान से मुखातिब हुए और ताक कर उन्होंने अपने सियासी मुखालिफ, वो समझ रहे हैं कि सिर्फ शेर ही अब मैदान में उनकी मुखालफत करने के लिए, तो उन पर उन्होंने हमले किए। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून, जिसको अभी तक जो उनके हवाले से ये बातें आ रही थी कि इंतखाबी मुहिम खुलकर नहीं की जा रही उनकी जानिब से, या वो इतनी एक्टिव क्यों नहीं दिखाई दे रही। ओकाड़ा में उन्होंने जलसे किए और परसों से उन्होंने, हमने देखा कि आगाज़ किया अपनी इंतखाबी मुहिम का। मरीम नवाज़ लीड कर रही थी उसको। और तीसरी जानिब हम देख रहे हैं कि एक और बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान छिन चुका है और जो सिचुएशन सामने है, एक बार फिर ये सवालात उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो इंटैक्ट रहेगा 2024 के इंतखाबात में, क्योंकि बल्ला छिन चुका है, मुश्किलात पैदा हो चुकी हुई हैं, चैलेंजेस सामने हैं और मुखालिफिन ये कह रहे हैं कि अब बल्ला निकल चुका है तो उनका मुकाबला बल्ले से है ही नहीं। सो अब देखना ये कि इंतखाबात की जो सारी सिचुएशन बनती है वो क्या रुख इख्तियार करती है। लेकिन दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब बार बार कह रहे हैं कि जी इंतखाबी मुहिम के लिए उनको सिक्योरिटी दरकार है, जो कि मौजूद नहीं है, और उनके भी ये कंसर्न्स हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो फरवरी में मुश्किल होने नज़र आ रहे हैं या इल्तवा का शिकार हो जाना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज एक ऐलान वाज़े तौर पे फिर किया है और वो ये कहा कि 8 फरवरी को ही इंतखाबात होने हैं। तो आमिर ज़िया साहब की जाने में मैं इनसे जानूंगी कि आमिर ज़िया साहब, अभी इलेक्शन कमीशन को बार बार ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है कि इंतखाबात 8 फरवरी को होने जा रहे हैं? क्या हम तो तैयार बैठे हुए थे कि 21 दिन रह चुके हैं, लेकिन फिर क्या आप समझते हैं कुछ इबाहम है जिसको क्लियर करना? अच्छा देखिए हमने साहिबा, आपने मेरे ख्याल में बड़ी खूबसूरती के साथ जो हमारी दाखिली सूरत हाल इंतखाबात के हवाले से उसकी मंजरकशी की। लेकिन 2024 जो है सिर्फ पाकिस्तान में इंतखाबात का साल नहीं है, बल्कि दुनिया के 50 से ज़्यादा ममालिक में इंतखाबात हो रहे हैं। यानी कि दुनिया की आबादी अगर 8 अरब है तो 4.2 अरब की आबादी जो है वो इंतखाबात देखेगी। बहुत बड़ी तादाद है। और आपको पता है कि 7 जनवरी को जो है बांग्लादेश में इंतखाबात हुए, मुतनाज़ा इंतखाबात थे। ताइवान में 13 जनवरी को हुए, चीन उनसे खुश नहीं है और अब बारी पाकिस्तान की है। और किन किन ममालिक में इंतखाबात हो रहे हैं? हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में जून में इंतखाबात हैं। हम देखते हैं कि अमेरिका में नवंबर में है। उसके अलावा इंडोनेशिया में आप देखिएगा इंतखाबात होंगे, मैक्सिको में, साउथ अफ्रीका में, यूरोपियन यूनियन में इंतखाबात होने हैं, और उसके अलावा रूस में और ईरान में भी इंतखाबात हो रहे हैं। तो लेकिन ज़ाहिर है कि जो बड़ा सवाल होता है कि किन ममालिक में शफाफ इंतखाबात हो रहे हैं, कहाँ पर जो है मतलब लोगों को वाकई वोट डालने का हक मिला है और उनके जो कहते हैं ना जज्बात की, उनकी जो पसंद की तर्जुमानी हो रही है। तो ये सवाल है और उसमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक में उनका अपना अपना स्कोर कार्ड है। पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा होगा अब ये सवाल है। और 8, जैसे कि आपने फरमाया, 8 फरवरी करीब है और इंतखाबात जो हैं बिल्कुल होने जा रहे हैं जनाब। बिल्कुल। अच्छा आमिर साहब, इंतखाबात होने जा रहे हैं, ये एक खुशाइंद बात है क्योंकि इंतखाबात की ज़रूरत है इस वक्त मुल्क में। जो हम देखें सियासी या मुआशी इस्तेहकाम, इसके लिए वो बार बार कहा जा रहा है कि इंतखाबात का वक्त पर होना और शफाफ होना भी उतना ही लाजिम व मलजूम है। तो जनाब निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। आमिर ज़िया साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूँगी कि वो सबसे पहले सवालात आगे रखें आपके सामने ताकि हम जान सकें कि इलेक्शंस जो हमारे 2024 होने जा रहे हैं उसका नक्शा क्या होगा। अच्छा, वादा तो हमारा मुर्तज़ा साहब से यही था कि हम इलेक्शन पे बात करेंगे, इंतखाबात पे, लेकिन कुछ ऐसी पेशरफ्त हुई है, तशवीशनाक पेशरफ्त। तो मेरे ख्याल में पहला सवाल मुर्तज़ा साहब अगर ये बताइएगा मुझे कि ईरान ने जो बलूचिस्तान के ऊपर हमला हुआ, पाकिस्तान का रद्दअमल सामने आ गया, हम अपने सफ़ीर को वापस बुला रहे हैं, और क्या मुमकिन हमारा रद्दअमल हो सकता है कि बात यहीं पर रुक गई है? जी देखें, इस पर रद्द-ए-अमल का सिलसिला जारी है। पहले आपके इल्म में है कि एहतजाज किया गया, फिर जो नाज़िमुल उमूर थे उनको तलब करके एहतजाज किया गया। अब जो आपके सामने रद्द-ए-अमल आज जो आया है sepahar को, वो आपके इल्म में होगा कि हमने अपना सफ़ीर वापस बुला लिया है
और ईरानी सफ़ीर जो इस वक्त अपने मुल्क गए हुए हैं, उन्हें कहा गया है कि आप वापस तशरीफ़ ना लाएं। साथ ही ये कहा गया है कि जो मुजव्वज़ा दौरे थे दोनों मुल्कों के दरमियान एहलकारों के, वो सब मनसूख कर दिए गए हैं। ये इब्तदाई रद्द-ए-अमल है, क्योंकि इस मामले की तहकीकात भी हो रही हैं और इस पर जो भी रद्द-ए-अमल आना है वो जो मिजाज इदारे हैं और अफराद हैं वो करेंगे। तो वो अपने मुकर्ररा वक्त पर जो मुनासिब रद्द-ए-अमल होगा वो हम देंगे। जी, यही कहा गया कि अपने मुमकिना जो वक्त होगा उसके हिसाब से रद्द-ए-अमल भी होगा। और ज़ाहिर है कि ये कोई, जैसे आपने फरमाया था कि सोशल मीडिया को देख के तो रद्द-ए-अमल नहीं होता, बड़ी मुनासिब बात थी। लेकिन और क्या इम्कानात हैं अगर हम बात करें कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमने जवाब दे दिया, एहतजाज कर दिया हमने, और क्या इम्कानात हो सकते हैं? कहाँ किस हद तक बात जाने की अंदेशा है या ख़दशा है? देखें, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ ऑप्शंस है और जो भी मुमकिना तौर पर हमारी अपनी कौमी सलामती के हवाले से और जो बैनुल-अक़वामी कवानीन हैं उनको सामने रख कर जो कुछ हम कर सकते हैं, जो हम मुनासिब समझते हैं वो करेंगे। हम उसकी वजाहत करना ज़रूरी नहीं समझते वक्त से पहले। अच्छा, दुरुस्त कहा आपने। अब हम आते हैं अपने ये जो इंतखाबात की तरफ। 8 फरवरी हमारे बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है और मुझे याद है कि जब आप बतौर सहाफ़ी, तज़कियाकार, अमूमन मैं चाहूँगा कि एक आसान सवाल से आगाज़ करूँ, उसके बाद हम ज़रा से और मज़ीद आसान सवालों की तरफ जाएंगे। मुश्किल सवाल कोई भी नहीं होगा। तो आसान सवाल ये कि बतौर सहाफ़ी, तज़कियाकार, आप अमूमन मुख्तलिफ़ हुकूमतों पर तनकीद करते रहे कि जी शफ़ाफ़ इंतखाबात इस मुल्क में नहीं होते और ज़्यादा मसाइल होते हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि निगरान सेटअप जो है उसी किस्म की उसको तनकीद का सामना है। तो ज़ाती तौर पर आपके दिल पर क्या बीत रही है? आज उसी तरह की तनकीद आप पर हो रही है मुर्तज़ा सोलंकी साहब, जो आप दीगर हुकूमतों पर किया करते थे। जनाब देखें, अगर 2018 के इंतखाबात पर हमने तनकीद की या मैंने की, तो मैं वाहिद शख्स नहीं था। आप यूरोपीय यूनियन की जो आखिरी फ़ाइनल रिपोर्ट है वो पढ़कर देख लीजिए जी, उसके अंदर बहुत तफसील के साथ लिखा है। बाकी जो मुल्क के अंदर से तनकीद हुई और जो जिस तरीके से वो इलेक्शंस हुए वो आपके इल्म में है। लेकिन जो सहाफ़ी हैं उनका ये अख्तियार है और हक़ है कि अगर उनको कोई चीज़ गलत नज़र आए, बशमूल आमिर ज़िया के, तो वो उसको उठाएं। और हमारी एक हुकूमत के नाते से ज़िम्मेदारी है कि हम उसका जवाब दें। तो ना मुझे आपके रोल पर एतराज़ है, ना आपको मेरे रोल पर एतराज़ होना चाहिए। अच्छा, मैंने कहा ये तो आप यकीनन अपनी हुकूमत का दिफा करना चाहिए, आपको बिल्कुल हक़ है और करेंगे। मैंने कहा ज़ाती तौर पे जब आप देख रहे हैं ना कि रिवर्सल ऑफ रोल हुआ है, मैंने कहा कि ज़रा सा आपसे आपकी दिल की बात पूछूं कि दिल से क्या लग रहा है कि जो रोल रिवर्सल है, क्या जिस तरह आप तनकीद किया करते थे और अब आप पे हो रही है, तो आपके ख्याल में आप कहीं ज़्यादती तो नहीं करते थे? क्योंकि आज हम देखते हैं कि लोग जिस तरह से आस्तीनें चढ़ाकर आज की निगरान हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। इन अ लाइटर मूड में आपसे पूछ रहा हूँ, ये फिर हम आते हैं संजीदा सवालों पर। ये तो आसान सवाल था जी। देखें, मैंने बतौर सहाफ़ी जो कुछ कहा मैं उसके साथ हूँ और आज बतौर वज़ीर जो मैं कुछ कह रहा हूँ मैं उसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ। अच्छा, अब आते हैं सवाल पे, एक और आसान सवाल की तरफ कि अमूमन जैसे आपने कहा कि 2018 के इंतखाबात मुतनाज़ा हो गए, अब तासुर ये आ रहा है, मैं भी कहते हैं ना परसेप्शन और रियलिटी की बात। अब परसेप्शन ये बना हुआ है पूरे मुल्क में और बैरून मुल्क से भी जो सदाएँ आ रही हैं मीडिया की तरफ से खुसूसन, वो ये कि जी वोट डलने से पहले इंतखाबात मुतनाज़ा हो गए। ये परसेप्शन क्यों बना मुर्तज़ा सोलंकी साहब? क्या वजह है इसकी? ये तो परसेप्शन बनाने वालों से पूछें। मेरे नज़दीक जो है वो जो मुल्क के जो कवानीन हैं उसके तहत जिस हद तक हम एक शफाफ तरीके से इंतखाबात करा सकते हैं उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। और इलेक्शंस कराने की जो बुनियादी ज़िम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। जो उनकी ज़रूरियात हैं इस अमल के लिए हवाले से वो हम पूरी कर रहे हैं, चाहे वो इंतज़ामी हो, चाहे वो माली हो, चाहे वो सिक्योरिटी की हो। तो मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें किसी जमात या ग्रोह के साथ किसी किस्म का कोई इम्तियाजी सलूक हो। सर, लेकिन अभी हम हालिया देख रहे हैं, कुछ फुटेजेस भी हमारे सामने आ रही हैं
और जिस तरह से मुस्लिम लीग नून को कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बार बार ये सवाल उठा रही है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त लाडली जमात बनी हुई है, रियासती मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है इंतखाबी मुहिम में। ओकाड़ा के जो DC हैं उन्होंने बच्चों को स्कूल में छुट्टी दे दी उस दिन जिस दिन मुस्लिम लीग नून का जलसा था वहाँ पर। तो सर वो इस पर भी ज़रा कमेंट कर दें कि अगर ये सारी सिचुएशन बनेगी तो लेवल प्लेइंग फील्ड की तो बात सामने आएगी फिर। मेरे ख्याल में एक एक चीज़ को आप करके देख लें। आप आखिरी बात से शुरू कर लें, वो स्कूल की छुट्टी वाली। मैंने इसकी तहकीक की थी, मुझे ये पता चला कि जो जलसा था वो उस स्कूल के बहुत करीब था और वो एक ऐसे वक्त में आ रहा था कि जिसमें के एक क्लैश था, जिसमें उन बच्चों के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो सकती थी। तो उस वजह से एक ख़ास वक्त के बाद उन बच्चों की अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से ये मुनासिब समझा गया कि उनकी छुट्टी हो। लेकिन ये अफवाह और बात कि जी कोई उनको उस जलसे के अंदर भेजा गया, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। अब और जो भी एक एक करके आप बता दें ताकि मैं उसका जवाब दूं। अच्छा, मुझे इधर आपने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि जी परसेप्शन बनाने वालों से पूछें कि जो कह रहे हैं इंतखाबात मुतनाज़ा हुए। अच्छा, हमने आपसे ही सीखा और आप अक्सर कहा करते थे कि भाई अगर कहीं धुआं है तो आग भी कहीं ना कहीं होगी। तो सिर्फ बात ये नहीं होती कि लोग परसेप्शन बना रहे हैं, यकीनन कोई ना कोई हकीकत होगी। तो हम तो खैर वो सवाल कर सकते हैं आपसे, लेकिन आपका अपना क्या तजज़िया है, क्योंकि आप भी बड़ा पल्स पे हाथ रखते हैं, आपका नफ्स पे हाथ होता है। तो आपके ख्याल में क्या ऐसी बात है कि लोग परसेप्शन इतनी ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो गई है इंतखाबात से पहले ही? जी, मैं मंतक की बजाय हकायक की तरफ जाऊंगा। बहुत सारे हकायक जो है वो बज़ाहिर गैर मंतकी नज़र आते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको कहीं कोई ज़्यादती नज़र आ रही है तो वो बताएं। अगर कोई ज़्यादती हुई होगी तो हम उसको मानेंगे और अगर नहीं होगी तो फिर हम उसका जवाब देंगे। अच्छा, कि बतौर सहाफ़ी मतलब है हम तो रिपोर्ट कर रहे होते हैं, मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि जो आप लोगों पे इतराज़ हो रहे हैं, मतलब है PTI की अगर हम बात करें, PTI कहती है जी बल्ला छिन गया उनसे, PTI कहती है कि जी गिरफ्तारियां हो रही हैं, PTI कह रही है कि जी और उसके मामलात हैं। हत्ता कि ये कभी नहीं होता था कि सियासी कारकुन गिरफ्तार होता था लेकिन घर में तोड़ फोड़ नहीं होती थी। ये सब कुछ हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे जो 9 मई में लोग जिम्मेदार हैं यकीनन उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारियां होनी चाहिए, देखिए बेहतर होगा कि आप एक एक करके बात पे आ जाएं। जी मैं आ गया, मैंने वही अर्ज किया, मैं PTI के इलेक्शन जी आरोज छोड़ दे, पहले जो मैं आपसे बात कर रहा था पहली दफा नहीं हो रहे। नहीं, मैं आरोप को भी छोड़ दे, मैं ये जो PTI के इल्जामात हैं, के इलेक्शंस पहली दफा नहीं हो रहे सर। आरोज के वो अच्छा, आप बात कर लें, फिर छीनने वाले मामला पर बात हो रही थी, फिर जब वो अगर आप भी बात करेंगे मैं भी बात करूंगा तो फिर कोई बात हो नहीं पाएगी। मुर्तज़ा साहब, मैं गुजारिश करता हूँ आरोप को भी अभी थोड़ी देर के लिए फुल स्टॉप लगाते हैं। जो मैंने आपसे गुजारिश की थी कि जो PTI की तरफ से इल्ज़ामात आ रहे हैं कि जी ठीक है बल्ला छिन गया, एक परसेप्शन है कि ज़्यादती हुई, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर था, गिरफ्तारियां हो रही हैं उनकी, तो वो कह रही थी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ठीक है ना, इस पर मैं चाह रहा था कि आप रोशनी डालें। जी देखें, गिरफ्तारियां ज़्यादातर जो हुई हैं, जो लोग भागे हुए हैं या जो जेलों में हैं, ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं या उन पर इल्ज़ाम है या उन पर तहकीक हो रही है। कुछ को जो क्रिमिनल ट्रायल्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, कुछ को मिलिट्री ट्रायल्स में हो रहे हैं, कुछ के जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हो रहे हैं, कुछ लोग जो है वो मफरूर हैं। अब उसका इलेक्शन के साथ क्या ताल्लुक़ है? ये इस तरह की सरगर्मी आप कभी भी करेंगे, चाहे निगरान हो, गैर निगरान हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, तो कानून अपना रास्ता लेगा। नहीं, आपने दुरुस्त फरमाया, इसका इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? नहीं, मैं ये कह रहा था कि यकीनन जो लोग 9 मई में मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और एहतसाब भी होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहुत सारे PTI के वो लोग हैं कि जिनका कोई ताल्लुक नहीं है बकौल उनके। एक तो ये बात। फिर दूसरा मेरा ये सवाल ये था कि गिरफ्तारियाँ हमेशा से सियासी कारकुनों की, रहनुमाओं की होती रही हैं। नया हमने ट्रेंड देखा आपकी दौर हुकूमत में, निगरान दौर हुकूमत में, कि जब किसी के घर पर छापा पड़ता है तो बाकायदा तोड़ फोड़ होती है, TV तोड़ दिया, फर्नीचर तोड़ दिया। ये क्यों हो रहा है? सियासी उसको तो रहनुमा को तो बड़े आराम से। किसका TV तोड़ा है? अरे सर बेशुमार हमने फुटेजेस देखी है। मैं क्या नाम TV तोड़ा है? किसका सामान? मैं कह रहा हूँ कि एक तवील फहरिस्त होगी, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं कह रहा हूँ क्यों हो रहा है ये इस तरह का? देखें, अब आप तवील फहरिस्त पे ना जाएं। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों के
घर में ऐसी कोई वारदात हुई है तो उसके लिए अदालतें भी खुली हैं और मीडिया भी खुला है। अच्छा, जिन लोगों ने अगर कहीं कोई ज्यादती की है तो उसका तदारुक होना चाहिए। इसकी कोई हिमायत नहीं कर सकता कि आप किसी को पकड़ने के लिए जाएं तो उसके घर के अंदर तोड़ फोड़ हो, इसकी कोई हिमायत नहीं कर सकता, न इसके लिए इसकी कोई जस्टिफिकेशन है। नहीं, आप खुद सियासी कारकुन रहे हैं, इंसानी हकूक़ के हवाले से बात करते हैं, आपकी नोटिस में आई है कोई ऐसी चीज़ें? जब हम जैसे मतलब है छोटे से सहाफ़ी के पास आ गई तो आपके पास तो ये खबरें आनी चाहिए, हमसे पहले आनी चाहिए। जी, मेरे पास भी मुख्तलिफ तरह की मालूमात आती हैं, कुछ अफवाहें होती हैं और कहीं ज़्यादती अगर हुई है तो मैं समझता हूं कि उस ज़्यादती का तदारुक मौजूद है। अभी पिछले दिनों आपने देखा जो बैरिस्टर गोहर के घर पर एक कार्रवाई हुई जी, आपने देखा कि जो पुलिस वाले जो वहां पर गए थे उनकी मौतली भी हुई, लेकिन जो वीडियोस मैंने देखी उसमें मुझे कोई तोड़ फोड़ नज़र नहीं आई, लेकिन उसके इल्ज़ामात ज़रूर लगे। तो अगर कहीं कोई ज्यादती होगी तो उसका तदारुक होगा और होना चाहिए। सर, ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान ने भी आज हमने देखा कि उनकी भी रिपोर्ट सामने है, उन्होंने भी कंसर्न शो किया है यही सारी सिचुएशन को देखते हुए। एक तो पीटीआई का जो बल्ला छिन जाना, दूसरा ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शंस को लेकर उन्होंने कंसर्न शो करवाया। इस पर क्या कमेंट करेंगे? इस वक्त हर कोई शिकायत कर रहा है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। पीपल्स पार्टी को शिकायत है कि पंजाब में उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। मौलाना फजल रहमान को शिकायत है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल की वजह से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पुरअमन तरीके से इंतखाबात कराना, वो उसमें उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। मुस्लिम लीग नून को शिकायत है कि 2017 से जो लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई थी उसका अजाला नहीं हुआ। वो शिकायत करते हैं कि सिंध में उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो अगर सारी जमातें उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही तो इलेक्शंस न मैं लड़ रहा हूं न आमिर ज़िया, तो फिर किसके लिए है लेवल प्लेइंग? अच्छा, आपके जवाब से फिर ये सवाल बनता है कि जब सभी शिकायत कर रहे हैं तो इसके तदारुक के लिए आपकी निगरान हुकूमत क्या कर रही है? मतलब कि ये इंतखाबात कहते हैं ना कि गैर मुतनाज़ा हों, शफाफ हों, साफ हों, किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले। मेरे ख्याल में आमिर ज़िया को भी मालूम है, आमना को भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी कल्चर है वो क्या है। वो सियासी कल्चर ये है कि अगर आप मजलूम नज़र आएंगे तो आप हमदर्दी का वोट लेंगे। तो तमाम लोग मजलूम अपने आप को साबित कर रहे हैं, वो इस उम्मीद में कि जी हमदर्दी का वोट उनको मिलेगा। और असल में ऐसा लग रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का हर कोई जो मुतालबा कर रहा है उसकी तशरीह हर एक के नज़र में फ़र्क है। हर कोई लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर चाहता है कि ये प्लेइंग फील्ड सिर्फ उनके लिए है और किसी के लिए ना हो, तो ये तो मुमकिन नहीं है। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात की आपने कि तमाम लोग जो है हमदर्दी का वोट हासिल करने के लिए बात कर रहे हैं और दिलचस्प सूरत है। इसका मतलब ये कि हमारी सियासी जमातें वो मैच्योर नहीं हुई हैं, वो जमहूरियत को उसकी अपनी रूह के साथ नहीं देखती हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये तो बड़ा फ़िक्र की बात होनी चाहिए कि जो हम ख्वाब देख रहे हैं कि इंतखाबात के बाद मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, अगर यही उनके चलन रहे तो कैसे आएगा? मुर्तज़ा साहब, आपका क्या तज़िया होगा इस पर? मैं तज्जिए से गुरेज करूँगा। मेरे ख्याल में तज्जिए के लिए हमारे पास बहुत वक्त होगा, लेकिन आपसे बेहतर किसको पता है कि हमारे जो सियासी कल्चर है उसके अंदर कौन से मसाइल हैं। अभी पिछले दिनों पीटीआई के हवाले से जो बात सामने आई कि 2013 से लेकर 2024 तक ये 1 दिहाई से ज़्यादा हो गया है, उस जमात के अंदर इलेक्शंस मुनसिफाना नहीं हो पा रहे। ये वो जमात थी जिसने सियासी कल्चर को तब्दील करना था। अब उनको एक सज़ा हुई है, लेकिन ये एक कानूनी नज़ीर कायम हुई है कि जमातों के अंदर इंतखाबात होने चाहिए और जमहूरी रवैये होने चाहिए। आप पार्टी के अंदर जमहूरियत के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन मुल्क के अंदर जमहूरियत लाएंगे। सर, इसके बारे में मैं क्या तज़किया करूं? तो फिर नाक़िद ये भी कह रहे हैं ना, इलेक्शन कमीशन जब खुद इंतखाबात इंश्योर नहीं करवा पाया था पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो किसी की इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो कि वहाँ पे उनकी जुरिस्डिक्शन भी नहीं आती कि उसकी छानबीन करे, वहाँ पर वो पहुँच गया, वो किस तरह से क्वेश्चन रेज कर सकता था? बहरहाल वो अपनी जगह पर नुक्ता मौजूद है। इस सवाल को यूं लेते हम आते हैं आज के हालात की तरफ। मैं कह रहा हूँ बड़ी अच्छी बात है कि पीटीआई का बड़ी बारीक बीनी से देखा गया कि जो उनके इंतखाबात कैसे हुए।
हमारे यहाँ जितनी भी बड़ी सियासी जमातें वहाँ पर बड़े मशकूक हालात में इंट्रा पार्टी इंतखाबात होते हैं। क्या वजह है कि ठीक है PTI का वो हम तालियाँ बजाते हैं, बिल्कुल अच्छा किया ECP ने और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा काबिल 27 फैसला है, बाकी जमातों की भी उतनी मुतनाज़ा हैं, बाकी जमातों में भी मतलब अनअपोज लोग आते हैं, नून लीग की अगर आप बात करें तो या पीपल्स पार्टी की बात करें तो ये क्या वजह है? ये जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी किसी को ज़्यादा कहते हैं ना इत्साब ज़्यादा हो गया किसी का और किसी के साथ दरगुजर किया गया। जी मुर्तज़ा साहब, आपके इल्म में है कि पहली दफ़ा PTI के इलेक्शंस में झगड़ा कब हुआ था? बहुत पुरानी बात है। आपके इल्म में है? याद है आपको? वो जस्टिस साहब थे 2013 जी 13 में वजी साहब 2013 के आम 2013 के आम इंतखाबात से पहले जब इंतखाबात हुए थे उस जमात के पहले, और उसके अंदर जो धांधली के इल्ज़ामात लगे थे, फिर जस्टिस वजीहुद्दीन कमीशन की रिपोर्ट बनी, फिर उसके बाद तस्नीम साहब आए। 2017 में पहली बार इलेक्शन कमीशन ने तमाम सूबाई इलेक्शन कमीशन को हिदायत की थी कि आप PTI से बैट का निशान ले लें क्योंकि उन्होंने इंतखाबात नहीं कराए। उसके बाद मुतअद्दिद बार जिसमें जस्टिस रज़ा थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपको याद है उस वक्त PTI की हुकूमत थी। ये मामला निगरान हुकूमतों ने या PDM की हुकूमतों ने नहीं पैदा किया, ये एक दिहाई से ज़्यादा पुराना मामला है। अब दूसरी जमातों में नहीं है अगर जमहूरियत, तो दूसरी जमातों के अंदर ऐसा कोई वबाल पैदा नहीं हुआ, कोई लोग नहीं गए इलेक्शन कमीशन ये शिकायत लेकर कि इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड हुआ है। अब एक नज़ीर पैदा हो गई है, अगर इन जमातों के जिनके आप नाम ले रहे हैं अगर उनमें नहीं है जमहूरियत, तो ये एक तरह से एक लीगल प्रेसिडेंस बन गया है कि ये नहीं हो सकता कि आपकी जमात के अंदर जमहूरियत ना हो और आप मुल्क के अंदर जमहूरियत के दावेदार बने। ये है बात। ठीक है मुर्तज़ा साहब, आप साथ ही रहिए, मैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने बढ़ेंगे नाजरीन। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब निगरान वज़ीर इत्तलात हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन नाजरीन। मुर्तज़ा सोलंकी साहब निगरान वज़ीर इत्तलात हमारे साथ मौजूद हैं, और जिस तरह से हम गुफ्तगू कर रहे थे, इस वक्त मुल्क में जो इंतखाबात को लेकर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुख्तलिफ़ जमातों के, उस हवाले से भी हम बात कर रहे थे। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आप जिस तरह से बता रहे थे कि तमाम जमातों के अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हमने ये भी देखा पिछले दिनों कि एक PTV पर ये एक प्रॉपर एक हमने देखा कि वो कैंपेन शुरू की गई और उसमें कहा गया कि 9 मई के वाक़यात करने वाले पार्टी किस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा कर सकती है। और उसी रोज़ हमने देखा कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी यही बात करती हुई दिखाई दी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में। तो सर ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का ये जो कहा जा रहा है, ये सिर्फ 9 मई के वजूहात हैं इन वाक़यात की वजह से, या फिर वाकई ही लेवल प्लेइंग फील्ड आप समझते हैं कि मौजूद है और ये सिर्फ PTI इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ एक जमात के नहीं हैं, बहुत सारी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और हर इंतखाबात में कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, तो ये कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं है। अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये बताइएगा कि अब तक क्यों खदशा है, यानी कि अब तो 20-21 दिन रह गए इंतखाबात में, 21 प्रिसाइज अगर हम बात करें, कि लोग अब भी शकूक व शुबात के शिकार हैं कि खुदा न खास्ता इंतखाबात आगे हो जाएंगे, अफवाहें हैं, ट्यास आराइयाँ हैं, क्या वजह है? इसकी 2 वजूहात हैं जी। एक वजह यह है कि माजी के अंदर कुछ इस तरह की वारदातें हुई हैं, माजी के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें लोगों का एतमाद बहुत भरपूर नहीं है। दूसरी जो वजह है वो ये है कि कुछ लोगों का कारोबार है, कुछ लोगों का मफाद है इस बात में कि वो बेयकीनी फैलाएं। 17 अगस्त 2023 जिस दिन से काबीना ने हलफ उठाया है और मैंने भी हलफ उठाया है, मुझे एक दिन बता दें जिसमें मैंने कभी भी ये बात की हो कि जी इलेक्शन में जो है वो कोई चूँकि चुनाचा हो सकता है, कोई उसमें कोई इम्कान है आगे पीछे होने का। हर दिन मैंने मुस्तकिल मिजाजी के साथ ये कहा है कि इलेक्शंस पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जिस तारीख को इलेक्शन कमीशन कहेगा उसके तहत होंगे। पहले उन्होंने कहा था कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे, फिर उन्होंने 11 फरवरी की तारीख दी, लेकिन फिर
जो एक इत्तफाक राय बना सदर साहब से मशवरे के बाद 8 फरवरी, तो जिस दिन से ये बात हुई है मुसलसल हम ये कह रहे हैं कि जुमेरात 8 फरवरी 2024 को इलेक्शंस होंगे। हम पाबंद हैं कि इस बात को यकीनी बनाएं। अरे बड़ी तो अगर किसी के जहन में कोई शुकूक व शुबहात हैं तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बड़ी खुशाइंद बात है कि आपने कहा जी 16 आने इंतखाबात हो रहे हैं और शकूक व शुबहात निकाल देने चाहिए। ये मेरे ख्याल में टेक अवे होगा आज के आपके इंटरव्यू का। एक और क्योंकि जाते हुए लम्हात हैं आपसे गुफ्तगू के, कि एक काम जो किया निगरान हुकूमत ने जिसकी लोग बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं वो ये कि जी मईशत में इस्तेकाम लेकर आए। रुपया जो था हमारा बहुत ही मुश्किल हालात का शिकार था, मुसलसल गिर रहा था, उसमें स्टेबिलिटी आई। इन्फ्लेशन जो रन अवे थी उसको कंट्रोल किया गया। पीडीएम हुकूमत के दौर में जो कुछ हो रहा था 16 माह में उसको आप लोगों ने रोका। अब बहुत सारे लोगों को खदशा ये कि जी इंतखाबात होंगे, जो रिफॉर्म का प्रोसेस है कहीं वो डिरेल ना हो जाए। आपको इस तरह का, आपकी कैबिनेट में इस तरह का कोई शकूक व शुबहात हैं, खदशात हैं कि जो गुड वर्क अच्छा काम किया, SIFC बना और दीगर आप लोगों ने माशी महाज पे इक़दाम किए, उनको रोल बैक होने का खदशा तो नहीं है? जी शुक्रिया आमिर। मैं आज ही देख रहा था कि 17 अगस्त 2023 को जिस दिन काबीना ने हल्फ उठाया उस दिन इंटर बैंक में जो डॉलर और रुपए की जो कदर थी वो 296 थी, लेकिन ओपन मार्केट में 350 से 400 रुपए तक डॉलर मिल रहा था और ये बात की जा रही थी कि शायद ये 500 रुपए तक जाएगा। आज जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो जो डॉलर है उसकी वैल्यू 280 से नीचे चली गई थी। इसी तरह से आपने देखा कि जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो किया था पिछली हुकूमत ने, उसके रिव्यू जो है वो हमने कामयाबी के साथ मुकम्मल किया और बल्कि IMF के मुताबिक कई जो टारगेट थे वो हमने उससे ज़्यादा हासिलात की। तो हमने वादा किया था कि जिस हालत में मुल्क लिया है मुंतखब नुमाइंदों को उससे बेहतर हालत में देकर जाएंगे। मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो भी हुकूमत आएगी, जिस जमात की भी हुकूमत बनेगी, उनको पता है कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना सबसे बड़ा एक हदफ है और सब जो है वो उस पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखेंगे। मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम, अदम बर्दाश्त, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, उसका ख़ात्मा, गवर्नेंस को बेहतर करना, इलाके को जो रीजनल जो मुमालिक के साथ ताल्लुकात हैं उसको स्टेबलाइज करना, ये बड़े चैलेंजेस हैं। बिल्कुल, ये बड़े मुझे पाकिस्तान के अवाम पर एतबार है कि वो ऐसी क़यादत भेजेंगे जो कि इन चैलेंजेस इंशाल्लाह बेहतरी की जानिब हम जाएंगे। मुर्तज़ा साहब, मैं एक सवाल आखिर में रखना चाहूँगी क्योंकि इस पर बहुत से क्वेश्चन रेज हो रहे हैं। JIT एक तश्कील दे दी गई है इस वक्त, जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत से जो फैसला सामने आया था जिस पर PTI का बैट छिन जाना, उस पर ये कहा जा रहा है कि जो उसके बाद सोशल मीडिया पर एक मुहिम चली है जजेस के ख़िलाफ़, उस पर JIT तश्कील दे दी गई है। अब सवाल ये रेज़ किए जा रहे हैं कि इससे पहले भी जो उमर अता बंदियाल साहब की अदालत थी, जब वहाँ से फैसले आ रहे थे उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब, मरियम नवाज साहिबा बाहर खड़े होकर वो एक पूरी कैंपेन चलती रही, जिस तरह से जजेस के बारे में जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई, जलसों में पिक्चर्स चलाई गई, तो कहा जा रहा है कि उस वक्त का भी एहतसाब होगा या ये सिर्फ इस दौर के लिए है, ये जो काजी फाइज ईसा साहब? देखें, ये नहीं हो सकता कि मैं लियाकत अली ख़ान का जो कत्ल हुआ था, जो शहीद किए गए थे, उसकी तहकीकात अभी माजी करीब की जो चीज़ हमारे दौर में होगी उसके हम जिम्मेदार हैं। सर, उमर अता बंदियाल साहब की तो आप... जो चीज़ हमारे ज़माने में हुई है उसके हम जिम्मेदार हैं। बात यह है कि अगर कोई गलीज़ घटिया अगर कैंपेन, कोई बहतान तराशी, कोई किरदार कुशी हुई है, वो तो मुल्क के कवानीन के तहत उस पर कार्रवाई होगी। तनकीद करने पर कोई पाबंदी नहीं है। जो फैसले हैं वो अवाम की मिल्कियत हैं, उन पर तनकीद हो सकती है और होनी भी चाहिए, लेकिन जो जजेस की किरदार कुशी, उनके ख़िलाफ़ घटिया कैंपेन चलाना, गालियाँ देना, ये इजहार राय की आज़ादी में नहीं आता। उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी आमना। आमिर साहब, जिस तरह से अभी सोलंकी साहब ने ये बात इंश्योर करवाई, सबसे पहले तो खुशाइंद बात ये थी कि 8 फरवरी को इंतखाबात का होना
लेकिन साफ शफाफ इंतखाबात वाले जो अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब थे, उनसे भी ये सवाल, जब वो गैर मुल्की, अभी हमने देखा कि डिवोर्स के दौरे पर हैं, उनसे ये सवाल पूछा गया कि अभी से ही इस इलेक्शन को कहा जा रहा है कि मुतनाज़ हो रहा है, तो इसको किस तरह से इंश्योर करवाएंगे। तो उन्होंने ये कहा कि जब पोल हो जाएगा उसके बाद अगर जितने भी मुबस्सरीन हैं जो देख रहे हैं कि किस तरह से इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसके बाद उनका ये सवाल उठाना। एक और बहुत अहम बात है, फिर मुझे पता है आपको वाइंड अप करना है ये वाला सेगमेंट, वो ये कि कुछ भी हो जाए ना, कि जो हमारे इदारे हैं, अदलिया हो गई, ECP हो गई, आपको शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो एक कहते हैं ना बड़ा टॉक्सिक किस्म का एक जहरीला एक हम देखते हैं कि ट्रेंड बन गया है कि जी सबके आप तनकीद इस तरह करते हैं कि ज़ाती हमले कर रहे होते हैं, वो चीज़ें मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। और आपकी सियासत को और ज़्यादा बजाय इसके कि हम ठहराव लेकर आएँ, इस्तेकाम लेकर आएँ, मज़ीद पोलराइज करती हैं, जो मुल्क के लिए मुनासिब नहीं होता। जी आमना, बिल्कुल ठीक कहा आपने आमिर ज़ैद साहब। जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का टाइम है और इस सोशल मीडिया के टाइम सियासी कैंपेन करना निस्बतन काफ़ी आसान हो गया है, और इसमें जो सियासी बयानियाँ जो हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से परवान चढ़ता है, उस पर सामने आता है, उसमें बहुत से लोग कहते भी हैं कि ये फेक न्यूज़ है, बहुत सी चीज़ें हमारे सामने ऐसी भी मौजूद होती हैं। लेकिन इलेक्शन की जो भरपूर मुहिम है उसको किस तरह से चलाया जा सकता है, देहातों तक किस तरह से आप पहुंचा सकते हैं, अभी बहुत सारे ये सवालात हमारे आगे मौजूद हैं। फरीहा अजीज़ को फाउंडर हैं बोलो बी की, और ये इन मामलात को बहुत अच्छे से देखनी है, टेक्नोलॉजी से काफ़ी फेमिलियर है। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरीहा। वालेकुम अस्सलाम। फरीहा साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए ट्रांसमिशन में। अभी जो सोशल मीडिया का वक्त है, टेक्नोलॉजी का जो दौर है, उसमें ये कहा जाता है कि जी इस रेस में जो इसको अच्छे से समझ जाएगा वो जनाब वो बहुत आगे निकल जाएगा, और जो बाकी चीज़ें हमारे सामने हैं, जो अब वो दौर चला गया जिसमें आप जलसे जुलूस करते हैं, बाहर आते हैं, वो यकीनन वक्त की एक ज़रूरत अभी भी है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो कैंपेन है वो बहुत तेज़ी से फैलती है और लोग उससे बहुत जल्दी जो है वो इंस्पायर होकर उससे सीखते हैं। तो किस तरह से देख रही हैं आप? जी देखें, पाकिस्तान में भी अडॉप्शन काफ़ी हद तक बढ़ी है, और आपके जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, प्लेटफॉर्म्स को, ऑडियो विजुअल, वो लिटरेसी को भी जो है ट्रांसलेट करते हैं। आप सिर्फ ये नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा हो तो समझ आए, और ये अच्छी चीज़ है कि आपके पास ये इसकी मकबूलियत होनी चाहिए। इसके साथ साथ जाहिर है कि अपना मैसेज पहुंचाने में जो तंजीमें, जो पार्टीज़ हैं, वो भी अब इसका भरपूर इस्तेमाल करती हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि चाहे वो कैंपेन्स हो, कैंडिडेट्स का हो या पार्टी लेवल हो, ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो भरपूर तरीके से किया जा रहा है कैंपेनिंग के लिए भी, और अपना बयानिया और मौक़िफ़ सामने रखने के लिए, जो शायद और जगह ना पाया जाए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमने देखा है कि इसलिए भी किया जाता है। अच्छा फरिया, ये कहते हैं इट कट बोथ वेज। इलेक्शन इन द डे एंड एज ऑफ इंटरनेट, वेबसाइट, सोशल मीडिया, तुम्हारे जैसे मालिक में नया ट्रेंड है, कि 18 में भी इसका इस्तेमाल किया गया, 13 में भी थोड़ी सी झलक थी। खदशात क्या हैं? एक तो आपने कहा पॉजिटिव साइड है कि जी ज़रा सी इलेक्शन कैंपेन आसान हो गई, पैगाम पहुंच जाता है, लेकिन खदशात क्या हैं प्रोपेगेंडे के हवाले से, AI के इस्तेमाल के हवाले से? क्या आपने ट्रेंड्स देखे अब तक? जो सबसे ज़्यादा जो अमेरिकी इलेक्शन, US इलेक्शन में जो चीज़ देखी गई थी कि फेसबुक एड्स के ज़रिए या मैनिपुलेशन जो है और प्रोपेगेंडा, वो किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, उधर तो कांग्रेशनल हियरिंग्स भी हुई थी, और हम यहाँ पे भी जो कहते हैं कि डिसइंफॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, फेक न्यूज़, मुझे फ्रेज़ पसंद नहीं क्योंकि एक ट्रम्पियन टर्म है जो कि उसको मकबूलियत दी गई है। तो इसमें जाहिर है कि ये भी एक अच्छा होता है जो हम देखते हैं कि फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, और फिर बहुत सारे ऐसे प्रोपेगेंडा, गलत इन्फॉर्मेशन होती है जो लोगों तक पहुंच जाती है, और वो वायरलिटी उसकी ऐसी होती है कि आप उसको सही करते करते बहुत मुश्किल होता है, तब तक वो जहनों में चीज़ बैठ चुकी होती है। तो इस हवाले से जाहिर है कि मोहतात रहने की भी ज़रूरत है। एक तस्दीक का जो एलिमेंट है कि आप खुद भी सोचें, देखें और आगे, अब क्योंकि जो नौयत है, जो आपने AI का हवाला दिया, तो उसको बहुत मुश्किल हो गया है कि इस तस्दीक करना, लेकिन बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, और अभी CJ पे एक डेस्पी आई वेरीफाई जो कि अब इलेक्शंस जब हम जा रहे हैं, होने वाले हैं, तो उस हवाले से जो इलेक्शन रिलेटेड डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन है कि उसकी तस्दीक हो। दूसरा, मेरे ख्याल से ये इदारों पे भी और पॉलिटिकल पार्टीज पे भी जिम्मेदारी आयद होती है कि कम से कम आपसे मुताल्लिक अगर कोई चीज़ है, मिसाल के तौर पर इलेक्शन कमीशन के किसी फॉर्म पे
कोई डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, तो वो इंस्टीट्यूशनल एक रिस्पॉन्स होना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया का हमें लगता है बंद कर दो, हटा दो, ये एक जिस तेजी से चीजें फैलती हैं आपको करेक्टिव्स भी उसी तेजी से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म। ये बड़ी दिलचस्प बात की आपने कि करेक्ट करना चाहिए, लेकिन मुझे एक चर्चिल साहब का कॉल याद आया और वो उन्होंने दिया था वर्ल्ड वॉर 2 जंग अज़ीम दोयम के ज़माने में कि भी सच ने पतलून भी ज़ेब नहीं की होती कि झूठ जो होता है वो आधी दुनिया का सफ़र कर चुका होता है। ये उस ज़माने की बात थी। तो झूठ का मुकाबला करना इन दिस डे एंड एज, और वो जो आपने कहा फेक न्यूज़ है और उसके अंदर ज़ाहिर है कि डिस्टॉर्शन है, हाफ ट्रूथ है, तो बड़ा चैलेंजिंग हो गया है। और इसके लिए ज़ाहिर है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो अपने राइवल को डिग्रेड करने के लिए, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है, अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है। हमारी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा आपके ख्याल में मुस्बत अंदाज में, मैं भी तनकीद की बात नहीं कर रहा, इस टूल को अच्छी तरह इस्तेमाल कर पा रही हैं? कौन लीड में है? आपका क्या तज़किया है? देखिए मुस्बत का तो मैं अब क्या कहूँ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तो हमें पता है कि ये जो एक सोशल मीडिया पार्टी जो हमने कहा कि पीटीआई, लेकिन मुस्बत है नहीं है, हमने ये भी उनसे मुंसलिक देखा है कि जो एक अब्यूसिव पैटर्न्स है, ये एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने मुखालिफ सिर्फ ये सियासी पार्टी वाले नहीं, लेकिन जो सहाफ़ी तनकीद करता हो या कोई शहरी तनकीद करता हो, तो वो जो उनकी तरफ फिर जो रद्द अमल होता है सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि किस तरीके की ज़बान इस्तेमाल की जाती है, किस तरह का उनके खिलाफ जो है अगर प्रोपेगेंडा भी देखें तो किस तरीके से किया जाता है। और ये अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर का हिस्सा बन गया है। और हमारे अब एक ओवर सिंप्लीफिकेशन होती है कि हर चीज़ का हल कानून है। मेरा नहीं ख्याल कि हर चीज़ का हल कानून है। हमने देखा है कि कानून का इतलाक भी किस लिए किया गया है, पाबंदी के लिए और इजहार राय को रोकने के लिए। तो ये जिस तरह से अभी आप पीटीआई की ही बात करी थी, और बहुत सी जमातें वो कहती हैं कि ये सिर्फ सोशल मीडिया की जमात है, बॉट्स का सारा कमाल है, जिसके थ्रू हम देखते हैं कि जो लाइव इंटरेक्शन उसमें जो रीच आती है, तो ये किस हद तक किरदार अदा कर सकते हैं ये टूल्स, जिस तरह से कहा जाता है कि रोबोटिक ये सारा उसका इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं देखें, ये तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स भी आए हैं, ट्रोल फार्म्स हैं, बॉट्स का इस्तेमाल होता है, पेड एड्स होते हैं, आपकी पेड सर्विसेज हैं, जिसकी वजह से जाहिर है कि क्या कंटेंट की रीच भी बढ़ाई जाती है, नंबर्स भी बढ़ाए जाते हैं। और पीटीआई का भी इसमें नाम आया, लेकिन रियासती इदारे भी इसमें इन्वेस्ट करते आए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उस हद तक इन्वेस्टमेंट जो कि एक मुस्बित तरीके से करनी चाहिए वो इतने सावी हुए हैं। तो ये एक रियलिटी है कि ये आपके जितना पैसा, जितने ह्यूमन रिसोर्स लगाई गई है इस तरफ एक खास नज़रिए को मकबूलियत देने के लिए, और या किसी की एक राय के या किसी दूसरे की राय को ड्राउन आउट करने के लिए। अच्छा, इसको मैं अगर ये कहूँ कि एक तो यकीनन आप कह रही हैं कि पैसे लगाए गए, लगे होंगे, मगर एक तरह से लोग एम्पावर भी हुए हैं। ये जो वर्चुअल पॉलिटिक्स है कि एक लैपटॉप पर एक कहीं शख्स तना बैठा हुआ, वो अगर उसके बात में वजन है, उसके ख्याल में जोर है, तो वो पूरा एक उसके कहते हैं ना इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, कौमी सतह के ऊपर वो सरदार हो सकते हैं। तो एम्पावरमेंट भी हुई है फरिया कि सिर्फ हम इसको मनफियत में ही ना देखें, हम ये भी देखें कि एक आदमी की कमज़ोर की आवाज़ जो है वो गेट कीपर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को बाईपास करके आम आदमी तक पहुँच जाते हैं। जी, टिकटॉक देखें तो उसे हम कहते हैं कि वर्किंग क्लास प्लेटफॉर्म, क्योंकि वहाँ पे अगेन ऑडियो विजुअल, और वहाँ पे ये एक आपके सियासी नुक्ता नज़र रखने वाले, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ शऊर जो है वो पढ़े लिखों में है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। और हर किसी का जो आपका वोटर है वो कोई ना कोई शऊर रखता है और नुक्ता नज़र है, या किसी सियासी पार्टी की तरफ वो अपना वोट कास्ट करना चाहते हैं। तो ये डेमोक्रेटाइजेशन का भी एक एस्पेक्ट है सोशल मीडिया का, कि आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, और सिर्फ पहुंचती नहीं है, आप वन वे रिसिपिएंट नहीं है जो मीडिया की तरह है, आप अपनी राय भी सामने रखते हैं, आप कमेंट्स करते हैं, आप अपने वीडियो है या वीलॉग है या कमेंट है, वो तमाम चीज़ें इस पे राय का इजहार करते हैं। तो ये तो ज़रूर एक स्पेस क्रिएट, ये अच्छी बात है। लेकिन नाउ मैंने वो एक मुस्बत बात की, लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट। वो लोग ये कहते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से एक और जो मसला हुआ है वो ये कि जी हम जो है लम्हे में फंस गए, मूड ऑफ द मूवमेंट में फंस गए। जो हमारे सियासतदान हैं, हमारे रहनुमा हैं, वो इन चीज़ों को देखकर फैसले कर रहे हो, तो बाज़ औक़ात वो फैसले इतने वो कहते हैं रीज़न पे बेस करते हुए नहीं होते, मूड पर होते हैं। तो ये जो एक होता है ना कि एक पहले जो सियासत में होता था कि सोचने का वक्त होता था, आप स्ट्रेटजी बनाया करते थे, आइडियोलॉजी की बात होती थी, अब रीज़न वर्सेस मूड हो गया। ये एक आपके ख्याल में एलिमेंट है?
जी, एक पॉपुलिस्ट और एक आपके जो शॉर्ट फ्रेम ऑफ अटेंशन स्पैन है, आई थिंक ये हम सभी इसका शिकार बने। आप भी प्रिंट से ताल्लुक़ रखते, उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉनिक और फिर सोशल मीडिया का, तो हम देखते हैं कि जो चीज़ हम कितने अल्फाज में कहते थे, अब चीज़ जो है वो 140 कैरेक्टर्स से आगे कोई सुनना ही नहीं चाहता, कोई देखना ही नहीं चाहता, और हर बात इतने में हो नहीं सकती है। तो ये थोड़ा सा है कि जो मूड ऑफ द मोमेंट या ट्रेंड ऑफ द डे है उसमें हम घेर के रह जाते हैं। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, बिकॉज एक जो आपकी संजीदा डिबेट होनी चाहिए, मैनिफेस्टोज पे पहले होती थी बहुत ज़्यादा बात, अब हम किसी के कमेंट को पकड़ के करते हैं सिर्फ, या किसी एक स्टेटमेंट पे कर लेते हैं या इशू ऑफ द डे पे करते हैं। तो इससे जाहिर है कि, लेकिन अगेन जो फ्लिप साइड है, अगर डेविल्स एडवोकेट मैं भी प्ले करूँ तो इसी को हार्नेस करते हुए टूल जो है आप देखें तो यहाँ पे जो इश्यूज़ हैं वो भी उजागर किए जाते हैं। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, अब क्लाइमेट का कराची में आप देखें तो अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं तो वो क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी मुमकिन हुई हैं सोशल मीडिया के जरिए ही कि आप एक एजेंडा सेटिंग करें शायद। और ये बात है कि ये इरिवर्सिबल किस्म का ट्रेंड है, अब आप इसको वापस नहीं मोड़ सकते। जो पहिया है टेक्नोलॉजी का आगे बढ़ गया है, तो हमें इसी के साथ जिंदा रहना है और उसमें अपना रास्ता बनाना है। जी आमना। फरिया, ये सोशल मीडिया सर्विस अगर इनकी हम बात करें, कितने, आप क्या समझती हैं, आपका अपना क्या ख्याल है इस पे कि कितने % हम कह सकते हैं कि ये सर्विस जो है वो ऑथेंटिक होते हैं? मुश्किल है, क्योंकि जो मेथोडोलॉजी अगर आप देखें क्या है, कितने लोग तक रीच है, कौन कर रहा है, वो तो कमी होता है। सर्विस बना लेना, उनके रिजल्ट्स दे देना, ये एक आसान सी चीज़ होती है। लेकिन जाहिर है वो सर्विस भी एक आपके प्रोपेगेंडा नैरेटिव का हिस्सा बनते हैं कि आप ये जाहिर करना चाहते हैं कि ये इसकी परसेप्शन किसी एक कैंडिडेट की, पार्टी की, मकबूलियत उनकी कितनी है, लोग कितने, वो तो फिर आपको पता है कि डायनामिक के जो ऑनलाइन एक चीज़ या आप कर रहे होते हैं वो कितना ट्रांसलेट करती है ऑफलाइन नंबर्स में। हम ये भी देखते हैं कि अगर आपके भरे हुए हैं ऑनलाइन रूम्स, लेकिन ऑफलाइन कितने लोग जाएंगे, पोलिंग स्टेशंस पे जाएंगे, वोट कास्ट करेंगे, और उसके और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन ये जलसों का भी हम देखते हैं, या हम अगर सिविल सोसाइटी के लेवल पे भी बात करें कि कितने लोग ट्वीट पे लाइक कर देंगे, रीट्वीट कर देंगे, लेकिन वो वक्त जब आता है कोर्ट में खड़े होने का, मौजूद नहीं होते। जनाब, तो खैर वर्चुअल पॉलिटिक्स का दौर है। फरिया साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमने साहब, हम एक और बहुत अहम काम करना है, मुझे नहीं पता वक्फे के बाद करना है, वक्फे से पहले। बिल्कुल, हम अभी यही काम करने जा रहे हैं जनाब। चूँकि आमिर साहब, अभी इलेक्शंस का जो अभी हम देख रहे हैं कि इस टाइम माहौल बन चुका है, 21 दिन की दूरी पर इलेक्शंस हैं, और हमारी ये ट्रांसमिशन भी जारी और सारी राह करेगी इंशाल्लाह इलेक्शंस तक। तो उससे पहले हम क्योंकि हम चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक हमारे जो टैलेंट है उसको हम उजागर करें। ज़ैनुल आबिदीन एक बड़े ही अच्छे सिंगर हैं, एक टैलेंट है। अगर मुझे आप इजाज़त दें, भाई ज़ैनुल आबिदीन तो एक तो बोल न्यूज़ का डे 1 से हिस्सा हैं जी। वो गुलूकार भी हैं माशाल्लाह, सदाकार भी हैं, मौसीकार भी हैं, फनकार भी हैं, तो एक मुकम्मल है, वो यूनिट है अपने अंदर, और नगमा निगार भी हैं। तो उन्होंने इलेक्शन के हवाले से एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नगमा, जाग पाकिस्तानी जाग, वो उन्होंने कंपोज भी किया है, गाया भी है, लिखा भी है। मुलाहिज़ा कीजिए। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग, जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। तो जनाब, ये बड़ा खूबसूरत नगमा आपने मुलाहिज़ा किया। ये वोट जो है, ये हक़ राय दही आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। 8 फरवरी को सबको ही इंतज़ार है, 8 फरवरी का इंतखाबात होंगे और उस पर हम सब अपना ये हक़ इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही हमें ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।